मैथ्स फाउंडेशन में के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर 4 टॉपिक पे बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। दूसरे टॉपिक का नाम है एनर्जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी। एनर्जी हमारे लेक्चर नंबर 4 में शामिल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ग्राउंड फ्लोर में एक बाल्टी पानी रखा हुआ है और मुझे लाने के लिए कहा जाए तो मैं उस एक बाल्टी पानी को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आसानी से ला सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास काम करने की एबिलिटी है। लेकिन यही काम अगर 6 साल के बच्चे को कहा जाए तो वो एक बाल्टी पानी को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर नहीं ला सकते हैं। मतलब उनके पास ये काम करने की एबिलिटी नहीं है। तो किसी के पास काम करने की एबिलिटी होती है और किसी के पास नहीं होती है। तो द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बच्चा एक बाल्टी पानी को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक नहीं ला सकता है। मतलब उसके पास एनर्जी तो है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है जिससे कि वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ला सके। लेकिन बड़े आदमी के पास इतनी एनर्जी है कि वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक एक बाल्टी पानी को ला सकते हैं। मतलब वो वर्क कर सकते हैं। तो द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसी को कहा जाता है एनर्जी। देखिए लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें एक का नाम है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरे का नाम है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट वाले को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी बॉडी में एनर्जी का कारण 3 चीज रहा हो, पोजीशन, शेप या मोशन। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होने के पीछे 3 ही रीजन हो, पहला रीजन पोजीशन, दूसरा शेप और तीसरा मोशन। अगर इन तीनों में से किसी भी एक कारण से एनर्जी हो तो ऐसी एनर्जी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी के कैटेगरी में आएगी। इसमें 2 होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो पहला एनर्जी हो गया मैकेनिकल एनर्जी, जो या तो पोजीशन या मोशन या शेप के कारण। दूसरे एनर्जी को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा एनर्जी कहलाएगा नॉन मैकेनिकल एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी का कारण पोजीशन, शेप और मोशन नहीं रहा हो, ये 3 चीज के अलावा कोई कारण रहा हो, पोजीशन नहीं हो, शेप नहीं हो, मोशन नहीं हो, तो ऐसी एनर्जी को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द रीजन अदर देन पोजीशन, शेप और मोशन। पोजीशन, शेप और मोशन के अलावा कोई कारण रहा हो तो ऐसी एनर्जी को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। तो ऐसे एनर्जी को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और नॉन मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया 2 तरह का होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी है। अगर एनर्जी किसी बॉडी में उसके पोजीशन और शेप के कारण हो, किसी बॉडी में एनर्जी का 2 कारण रहा हो, या तो पोजीशन रहा हो या शेप रहा हो,
तो ऐसे एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी का कारण मोशन रहा हो, क्या रहा हो? मोशन, मतलब बॉडी मूव कर रही हो, तो ऐसी एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आइए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी 4 फॉर्म में होता है। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मिसिंग है यहां पे, इसको कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और चौथा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पहला 3 है ये ड्यू टू पोजीशन होता है, और ये वाला जो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये आपको ड्यू टू शेप होता है। तो हम लोगों को क्लास 11th में ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ना ही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 एनर्जी पढ़नी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड स्प्रिंग पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपने पहले भी गेन किया होगा। तो आइए हम लोग चले आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, कोई बॉडी अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, इस ऊंचाई के वजह कर जो एनर्जी होगी ये एनर्जी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में कहां पे रखा हुआ है, इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे मेजर कैसे करते हैं? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने का तरीका यह है कि अर्थ सरफेस पे पहले बॉडी को रखेंगे और जितने ऊंचाई पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वहां तक ले जाएंगे। तो अर्थ सरफेस से उस ऊंचाई तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा यही वर्क उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h। आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसको समझते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आइए देखते हैं। यहां पर एक बॉडी है और मान लिया जाए कि इस बॉडी का मास है m, ग्राउंड से इस बॉडी की ऊंचाई है h और अर्थ के सरफेस के नजदीक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है g। फिर से देख लें, m क्या है? मास ऑफ बॉडी है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट ऑफ बॉडी है फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इस बॉडी की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये मालूम करनी है। तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए इस बॉडी को पहले अर्थ सरफेस पे लाएंगे और अर्थ सरफेस से उठा करके हम लोग यहां ले जाएंगे। तो अर्थ सरफेस से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा यही वर्क इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊंचाई तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो मान लिया जाए कि बॉडी यहां पर रखी हुई है, इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसका नाम है mg, जो कि वेट ऑफ बॉडी है। अब हम लोग इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बाहर से हम लोगों को एक फोर्स लगाना पड़ेगा और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में mg के बराबर होना चाहिए। ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में mg के बराबर होना चाहिए। यही फोर्स बॉडी को h ऊंचाई तक ले जा रहा है, तो उस ऊंचाई तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा यही वर्क इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। आइए देखते हैं।
m mass of body, g acceleration due to gravity on earth surface, h height of body from earth surface. We know gravitational potential energy at a height h height पर gravitational potential energy at a height h, ये h हाइट पर, ये क्या है, वर्क डन टू कैरी बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h, बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, यही इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहां पर F मैंने बताया कि जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड वेट के बराबर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो h हाइट पर ले जा रहे हैं, मतलब h डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल 0 डिग्री है। तो मैंने पुट कर दिया cos 0। आप जानते हैं cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा mgh, मतलब अर्थ सरफेस से h ऊंचाई तक बॉडी को ले जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम लोग लिखते हैं U से। तो हम लोग को वर्क करना पड़ा था mgh, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू mgh। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप याद कर लें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m बॉडी का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h हाइट है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम is kept at a height 40 meters from the surface of earth, what will be its gravitational potential energy? एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, अर्थ सरफेस से ये बॉडी 40 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है, तो आपको बताना है कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बिल्कुल आसान सा है, बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg, बॉडी की हाइट है 40 मीटर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहां पर 10 लेंगे सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। हम लोग U का वैल्यू निकालेंगे, U मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपको बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m का वैल्यू है 2 किलोग्राम, g जो कि मैंने बताया कि 10 ले लेंगे, उसके बाद 40 मीटर। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपको 4 दूना 8, 1 2 0 800 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है जूल, तो 800 जूल हो जाएगा। तो अगर 2 किलोग्राम की बॉडी को अर्थ सरफेस से 40 मीटर पर रखा जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 800 मीटर। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, ओके, थैंक यू।